हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना तीसरा टॉपिक। इससे प्रीवियस हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। एक में हमने डिस्कस किया था जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ वेव, और दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वेव। और एक और बात कि ये जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, ये उन बच्चों के लिए है जिसको फिज़िक्स समझने में डिफ़िकल्टी होती है। क्योंकि होशियार बच्चे हैं वो तो कहीं से भी थोड़ा पढ़कर भी समझ लेते हैं, लेकिन ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिसको फिज़िक्स समझने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। ये होशियार बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर कोई होशियार बच्चा देख रहा है तो भले ही वो स्किप कर दें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जानता है ये सारे कॉन्सेप्ट। मगर जो बच्चा जिसको फिज़िक्स समझने में डिफ़िकल्टीज़ होती है वो ये लेक्चर देखकर अपना कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्टअप कर सकता है। तो विदाउट एनी डिले हम आज अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव है, वो सारे एक ही लेक्चर में हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और मैंने हेडिंग लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ वेव्स। वेव के जुज़े, वेव के पार्ट्स, कौन से पार्ट्स है, वेवलेंथ क्या है, क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सारे की सारी चीज़ें हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रीडिंग में लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ वेव्स। क्या लिखा है? कंपोनेंट्स ऑफ वेव। और सबसे पहले जो कंपोनेंट आता है हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ। अब हम समझेंगे क्रस्ट क्या है और ट्रफ क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वेव की डायग्राम जो है वो ड्रा की है। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट वेव है। ये हमारे पास क्या है, एक वेव है। तो वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर वेव जो है वो ख़त्म हो रही है। हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है और हमारे पास एक ये पॉइंट है। जो पॉइंट्स, ठीक है, जो पॉइंट्स जो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर हैं उनको हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रस्ट। तो क्रस्ट की यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, क्रस्ट इज अ पॉइंट ऑन अ वेव दैट एग्जिबिट्स मैक्सिमम पॉजिटिव और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और ये जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम मीन पोजीशन बोल सकते हैं, इनको हम अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन भी बोल सकते हैं, इनको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास मीन पोजीशन है, जो हमारे पास मीन पोजीशन है, अगर मीन पोजीशन से कोई भी पॉइंट मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर है, क्या मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट। अब हमारे पास पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए और पॉइंट सी, ये क्या है? पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी हमारे पास क्या है? क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट है। एक बार और डेफिनेशन देख ले, क्रस्ट इज अ पॉइंट ऑन अ वेव। क्रस्ट क्या है? एक पॉइंट है ऑन अ वेव दैट एग्जिबिट्स मैक्सिमम पॉजिटिव और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। जो क्या करती है? पॉजिटिव और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो है रखती है फ्रॉम मीन पोजीशन। कहाँ से? मीन पोजीशन। मैंने बोला इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको हम क्या बोलेंगे? अनडिस्टर्ब पोजीशन। तो अनडिस्टर्ब पोजीशन से जो अपवर्ड है, जो हमारे पास
जो हमारे पास मेन पोजीशन है, हमारे पास अनडिस्टर्ब पोजीशन से अपवर्ड जो है, अपवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सिंपली करस्ट बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट्स ए एंड सी आर करस्ट। तो हमारे पास पॉइंट ए है और पॉइंट सी है, ये हमारे पास क्या है, करस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक आ जाता है, दूसरी हमारे पास क्या है, ट्रफ। अब हम देखते हैं ट्रफ क्या है। ट्रफ इज अ पॉइंट ऑन अ वेव दैट एग्जिबिट्स मैक्सिमम नेगेटिव और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई वेव है उसके मैक्सिमम नेगेटिव और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम नेगेटिव और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम mean position, from undisturbed position, from equilibrium position is called trough, is called trough। उसको हम क्या बोलेंगे, trough। trough is a point on a wave that exhibits maximum negative or downward। एक हमारे पास है नेगेटिव और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, क्या हो, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो और हमारे पास डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ। अब हमारे पास पॉइंट है, अब हमारे पास ये क्या है, ये डाउनवर्ड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, हमारे पास डाउनवर्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट बी और पॉइंट डी हमारे पास क्या है, ट्रफ है। तो पॉइंट्स बी एंड डी आर ट्रफ्स। तो पॉइंट हमारे पास बी हो गया और पॉइंट हमारे पास डी हो गया। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्जांपल है ट्रफ की। करस्ट एंड ट्रफ ऑलवेज ऑन अ मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या लिखा, करस्ट ऑलवेज ऑन द मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जो करस्ट है वो हमेशा मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर लाए करेगा। ठीक है, और ट्रफ ऑलवेज ऑन द मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे पास ट्रफ है वो हमेशा कहाँ लाए करेगा, मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे लाए करेगा। दे आर बोथ अपोजिट, ये बोथ क्या है, अपोजिट है टू ईच अदर। ठीक है, तो करस्ट और ट्रफ का जो हमारे पास पढ़ने के बाद हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन। जिसका क्या नाम है, कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन। क्या है, कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन। क्या है, कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन। अब दोबारा मैंने क्या लिया है, एक मैंने वेव लिए। कौन सी वेव है, इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, और ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव की एक और डेफिनेशन हमारे पास आती है, वो क्या, ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ करस्ट एंड ट्रफ। डेफिनेशन दोबारा सुने, ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट from one place to another place in the form of crust and trough, in the form of crust and trough। जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है थ्रू करस्ट एंड ट्रफ। और दूसरी हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कंप्रेशन। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो ड्रा किया, और इस लॉन्गिट्यूडनल वेव के अगर आप ये वाला रीजन देखें, तो यहाँ जो मीडियम के पार्टिकल है वो क्या है, क्लोजर है, वो एक दूसरे के क्या है, करीब है। इस पॉइंट पे
एक ये हमारे पास पॉइंट हो गया और दूसरा हमारे पास ये पॉइंट हो गया। अगर आप इस दोनों पॉइंट्स के पार्टिकल देखेंगे तो पार्टिकल्स क्या है, क्लोजर है, एक दूसरे के क्या है, क्लोजर है। तो अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल वे में अगर पार्टिकल जो क्या है, क्लोजर टू ईच अदर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशंस। और दूसरा हमारे पास ये पॉइंट है, दूसरा हमारे पास ये रीजन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल जो है वो क्या है, फार्दर है, अब फार्दर टू ईच अदर। वो जो है पार्टिकल वो है एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे के डिस्टेंस पे मौजूद है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेयर फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, रेयर फ्रिक्शन। तो कंप्रेशन की डेफिनेशन क्या लिखी है, कंप्रेशन इज अ पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर आर डेंसिटी इज हाई। अगर पार्टिकल एक दूसरे के करीब होंगे तो जाहिर सी गल है वहाँ की डेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी, वहाँ की डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कंप्रेशन की डेफिनेशन दोबारा मैं रीड कर लेता हूँ। कंप्रेशन की डेफिनेशन क्या लिखी है, कंप्रेशन इज अ पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर आर डेंसिटी इज मैक्सिमम, और उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम डेंसिटी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रेयर फ्रिक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, रेयर फ्रिक्शन। रेयर फ्रिक्शन क्या है, रेयर फ्रिक्शन, अब ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास दोनों पॉइंट हो गए, ये मैंने यहाँ पर मिला दिया, ये हमारे पास दोनों पॉइंट क्या है, कंप्रेशन है, और ये हमारे पास दोनों पॉइंट क्या है, रेयर फ्रिक्शन है। तो रेयर फ्रिक्शन इज अ पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर फर्दर अपार्ट आर डेंसिटी इज मिनिमम। जाहिर सी गल है अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के डिस्टेंस पर मौजूद होंगे तो जाहिर सी गल है वहाँ पर डेंसिटी जो है हमारे पास क्या होगी, लो होगी। ठीक है। और दूसरी गल एक और हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ट्रांसवर्स वेव डिस्कस किया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्कस किया था। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक और डेफिनेशन में आप लोगों को बताता हूँ। वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन। मैंने क्या बताया, longitudinal wave propagate from one place to another place in the form of compressions and rare frictions। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा जो हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो एक फ्रीक्वेंसी का एक मैंने फ्रेम बनाया है और इस पर मैंने दो वेव्स लिए। ठीक है, ये फर्स्ट वेव है, ये क्या है, फर्स्ट वेव है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड वेव है। ठीक है, तो फर्स्ट वेव की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें तो हमारे पास टाइम जो दिया है वो कितना है, 1 सेकेंड। क्या है, 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर क्या आएगा, पास आएगा, नंबर ऑफ वेव्स पास। यहाँ पर आएगा पास। नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर नंबर ऑफ वेव्स अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट में जितने भी पास होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ये एक सेकंड का मैंने टाइम लिया। ठीक है, तो इसमें देखें जो फर्स्ट है यहाँ पर वेव स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास हो गई एक वेव, यहाँ से लेकर ये हमारे पास हो गई एक वेव, और यहाँ से लेकर ये हमारे पास हो गई दूसरी वेव। तो इसमें फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 2 हर्ट्ज है। कितनी है, 2 हर्ट्ज है। कितनी है, 2
2 हर्ट्ज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। कितनी है, 2 हर्ट्ज है। और दूसरी वेव में आप देखें तो यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एक वेव हो गई, यहाँ से यहाँ पर दूसरी वेव हो गई, यहाँ से यहाँ पर तीसरी वेव हो गई, और यहाँ से यहाँ पर चौथी वेव हो गई। तो दूसरी की हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 हर्ट्ज, ठीक है, 4 हर्ट्ज। तो और एक और बार हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर किसी भी पॉइंट में जितने नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का हमारे पास ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास चौथा जो कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक अल्फ़ाबेट से जिसको हम क्या बोलते हैं, लेम्डा बोलते हैं। मैं देख लूँ कोई लेक्चर कट तो नहीं रहा। तो चौथा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक अल्फाबेट जिसको हम क्या बोलते हैं, लेम्डा बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक हमारे पास 2 वेव ड्रा किए। मैंने क्या किया, मैंने 2 वेव ड्रा किए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी एक वेव कंप्लीट हो गई, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी दूसरी वेव कंप्लीट हो गई। अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, क्रस्ट है, और ये हमारे पास क्या है, क्रस्ट है। ये हमारे पास क्या है, ट्रफ है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रफ है। तो अगर आप देखें क्रस्ट, एक क्रस्ट लेकर दूसरी क्रस्ट तक, यार एक ट्रफ से लेकर दूसरी ट्रफ तक, इनके बीच में जो भी हमारे पास लेंथ होगी, जो भी इनके बीच में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, वेव लेंथ बोलेंगे। मैंने क्या बोला, अगर एक कर्स्ट से लेकर दूसरी कर्स्ट तक या एक ट्रफ से लेकर दूसरी ट्रफ तक, इनके बीच में हमारे पास जो भी लेंथ होगी या जो भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेव लेंथ, ठीक है। तो अब हम ये हमारे पास मैंने लिखा है, हमारे पास पॉइंट ए है और पॉइंट हमारे पास ये सी है। सी और ए पॉइंट के बीच में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेवलेंथ है जिसको हम लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पॉइंट एक वेव की, ये पॉइंट दूसरी वेव की, इनके बीच में अगर कंजुगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। या ये पॉइंट से लेकर यहाँ एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक ये बीच की डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हमारी वेवलेंथ। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज सिंपली द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। क्या है, इट इज सिंपली द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक कंप्लीट साइकिल की जो हमारे पास लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। और उसके बाद मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पर मैं डिवाइडर लगा देता हूँ। वो क्या है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन क्रस्ट टू नेक्स्ट क्रस्ट। क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक, और ठीक है, फ्रॉम वन ट्रफ टू नेक्स्ट ट्रफ, या एक ट्रफ से लेकर दूसरी ट्रफ तक, ठीक है। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग क्रस्ट्स एंड आर टू करस्पॉन्डिंग ट्रफ्स। ये हमारे पास क्या है, दो करस्पॉन्डिंग क्रस्ट के बीच का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, या हमारे पास दो ट्रफ्स के करस्पॉन्डिंग ट्रफ्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास
वेव लेंथ बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्रीक अल्फाबेट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पांचवा टॉपिक आ जाता है, कंपोनेंट आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, ये हमारे पास एक क्या है, एक कंप्लीट वेव है। ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट वेव है। अगर ये पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, क्रस्ट है। क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, क्रस्ट है। ये हमारे पास क्या, क्रस्ट, ये हमारे पास क्रस्ट है, और ये हमारे पास जो है ट्रफ है। ये हमारे पास क्या है, ट्रफ है। ठीक है, तो अगर देखें अनडिस्टर्ब पोजीशन, ये हम क्या बोलेंगे इसको, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन और अनडिस्टर्ब पोजीशन। अगर आप देखें तो अनडिस्टर्ब पोजीशन से लेकर अगर क्रस्ट तक, अनडिस्टर्ब पोजीशन से लेकर क्रस्ट तक, इसके बीच का जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, सिंपली इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। यहाँ हमारे पास अनडिस्टर्ब पोजीशन से लेकर ट्रफ तक, ये हमारे पास मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। और मैंने यहाँ पर दो वेव ड्रा किए, ये हमारे पास वेव नंबर 1 है, और ये हमारे पास वेव नंबर 2 है। अगर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन दोनों में एम्पलीट्यूड ज़्यादा किसका है, वेव नंबर फर्स्ट का या सेकंड का, तो सिंपल सी गाल है, जो वेव नंबर सेकंड है, इसका जो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। क्या है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव फ्रॉम मेन पोजिशन। ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, कहाँ से, मीन पोजीशन से। ठीक है, कहाँ से, मीन पोजीशन से। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर, और एम्पलीट्यूड का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। जाहिर सी बात है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। और डिनोटेड बाय, ये मैंने वहाँ पॉइंट पहले आपको बता दिए, हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 पर जो कंपोनेंट आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल टी से शो करते हैं। क्या, कैपिटल टी से। और हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है, वो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही कम टाइम होगा। मैंने क्या बोला, जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। अगर जितना ज़्यादा टाइम होगा तो उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही कम टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2-3 जो है वेव्स ड्रा किए। तो अगर हम फर्स्ट वेव का अगर हम देखें, फर्स्ट वेव की हमारे पास ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट वेव है। और फर्स्ट वेव में जो हमारे पास टाइम जो है वो कितना है, फर्स्ट वेव में हमारे पास टाइम कितना है, 1 सेकेंड है। और इसमें जो इसने फ्रीक्वेंसी कवर्ड की है वो कितनी की है, 0.25 हर्ट्ज। और दूसरे में हमारे पास टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स है, और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी कवर की है, 0.5 हर्ट्ज। और तीसरे में हमारे पास टाइम कितना है, 1 सेकेंड, और उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी कवर की है, हमारे पास 1 हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा है टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ वेव। क्या है, टाइम पीरियड required to complete 1 cycle of wave is called time period। मैंने डेफिनेशन क्या बताई, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 cycle of wave is called time period। और टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, टाइम पीरियड हमारे पास क्या है,
रेसिप्रोकल है किसका, फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है किसकी, टाइम पीरियड की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 7 पे टॉपिक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं वेव स्पीड। क्या बोलते हैं, वेव स्पीड। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए वेव इन गिवन टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, यहाँ पर मैंने फार्मूले लिखे हैं, आपको ये फार्मूले मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्पीड इज गिवन बाय, ये हमने जो फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसमें, हम वेलोसिटी के चैप्टर में, हमें क्लास 9th के मैंने स्पीड का एक फार्मूला मैंने लेक्चर अपलोड किया जिसमें मैंने ये फार्मूला आपको बताया, v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और यहाँ पर डिस्टेंस हम रिप्लेस कर देते हैं क्या से, लेमडा से, क्योंकि वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, लेमडा। और स्मॉल टी को हम रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल टी से, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल टी होता है। तो v हमारे पास वेव स्पीड है, और यहाँ पर d की जगह क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा, और स्मॉल t की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल t। और यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, रेसिप्रोकल है किसकी, टाइम की। तो फिर अगर हम v को यहाँ पर लाएंगे और v लेमडा जो है वो फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम लेमडा को यहाँ डिवाइड में लेके आते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम हमारे पास क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो ये और एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास वेवलेंथ है वो भी फ्रीक्वेंसी से क्या है, इनवर्सली है, रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल है। दीज बोथ इक्वेशंस ऑफ स्पीड ऑफ वेव, तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन क्या है, स्पीड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंपली आप एक ये इक्वेशन और दूसरी ये इक्वेशन, ये दोनों आप याद रखना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और ये अपना चैनल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कि अगर किसी को फिज़िक्स समझने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो भी कोई फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।